अस्सलामुअलैकुम। टॉपिक 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे, एक तो ये मामला सामने आया कि आज काबीना में डिस्कस हुआ कि सेनेट के इलेक्शन जो है वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए करवाए जाएंगे और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से जो है गाइडलाइन ली जाएगी और सेनेट इलेक्शन मार्च से पहले करवाने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर आई है। फरवरी में इलेक्शन हो सकते हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोट लखपत जेल में मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। उसके बाद उन्होंने बयान दिया है कि हमारे इस्तीफ़े जो हैं वो एटम बम हैं और PDM इसकी हिकमत अमली तय करेगी कि कब देने हैं, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज गुफ्तगू की है और उनका ये कहना था कि PDM के अंदर जो है वो दरार मौजूद है, इसका भी जिक्र करेंगे। जातरी साहब, सबसे पहले तो ये मामला कि सेनेट इलेक्शन के मामले को लेकर इस्तीफ़ों की बात सामने आई थी, बारहा आप भी कई बार ये डिस्कस कर चुके हुए हैं, लेकिन हुकूमती सफ़ों में ये बात सामने आ रही है कि शो ऑफ हैंड हो, मार्च से पहले इलेक्शन करवाए जाएं, किस जानिब इशारा दिया जा रहा है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये इलेक्शन का जो शो ऑफ हैंड है, ये मेरे ख़्याल में ये उन मसले का हल है जो लोग लाखों और करोड़ों रुपए ले के और वोट देते हैं और पार्टी की बजाय दूसरे लोगों को वोट देते हैं। और माजी में ऐसे ऐसे लोग मुंतखब हो के आए हैं, सेनेटर बने हैं, जिनकी कोई एक सीट बनी होती थी या किसी की 1-2 सीट होती थी। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसमें मैं आपको KP की मिसाल दूँ। सेनेटर गुलजार खान थे और वो उनके पास सीटें नहीं होती थी और एक दफ़ा तो पार्टी ने उनको नामज़द भी नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद वो सेनेटर बन गए। तो इसमें सेनेट के इलेक्शन में करोड़ों रुपए जो है वो लगाए जाते हैं और जब कोई करोड़ों रुपए लगा के आएगा तो फिर वो उस वक्त जाहिर है उसका वसूली का भी कोई इंतज़ाम करेगा, जिसकी वजह से करप्शन बढ़ती है, मसाइल पैदा होते हैं। तो मैं समझता हूँ हुकूमत की जानिब से वो जो इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, जो पैसा इसमें शामिल हो रहा है, उसको रोकने के लिए हुकूमत ये चाहती है कि शो ऑफ हैंड हो और शो ऑफ हैंड के ज़रिए जो है ना इंतखाब हो और जो भी जिसने भी मुंतखब होना है, ताकि सामने पता चल जाए कि कौन किसको वोट दे रहा है। वरना जो खुफिया बैलेट है उसमें नकीसाब होता ये है कि मैंने वोट तो आपको देना होता है, लेकिन जब मामला कहीं और तय हो जाएं, पैसे कहीं से और ले जाएं, तो उसके बाद फिर जो है वोट, जब खुफिया वोट है तो वो किसी और को मिलेगा जिससे पैसे लिए होते हैं। तो जब हमारा मुल्क का सबसे बड़ा मुक़द्दस ऐवान है ये सेनेट जो है, तो ये जब सेनेट में इस तरह की लोग हो गए और इस तरह के लोग आएंगे मुंतखब होकर और उनके इंतखाबात में इस किस्म की बदनवानी होगी, पैसा खर्च होगा, तो उसके फिर नताइज जो हैं वो अच्छे नहीं निकलते। अच्छा, आप समझते हैं कि ये हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए हुकूमत की ये तजवीज़ सामने आ रही है? वैसे आमतौर पर ये एक तासुर भी है कि सेनेट की जो गुज़िश्ता इंतखाबात हैं जिसका जिक्र हम करते हैं, उसमें तो नुकसान अपोजिशन को हुआ था। इस हवाले से क्या कोई दूसरा पहलू भी इसका है? आप समझते हैं कि कोई खौफ या कोई शुबा भी मौजूद हो सकता है कि PTI के अराकीन, क्योंकि 20 अराकीन का जिक्र भी किया आज शिबली फराज साहब ने? नहीं, देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये तो दोनों तरफ है, ये तो इसमें कोई शक नहीं। आपको याद होगा कि जब पंजाब असम्बली के वज़ीर आला के इंतखाबात हुए और स्पीकर के इंतखाबात हुए, तो जो वज़ीर आला ने वोट लिए थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, उनसे 18-19 वोट ज़्यादा लिए थे। तो यकीनन उसमें मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उन्होंने, उनकी अक्सरियत वहाँ अपोजिशन में, वो अक्सरियत में है, ज़्यादा है अपोजिशन पार्टी में, बड़ी पार्टी है वो पंजाब में, तो उनके लोगों ने दिए होंगे, तो 19 वोट उनके ज़्यादा निकल आए थे। तो इसी तरह लोग जो हैं अपने तल्लक पर, अपनी बिरादरियों पर, और ये मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये जो सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग होती है ये ज़्यादातर होती है बलूचिस्तान में और KP में। सिंध में क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, पीपल्स पार्टी के लोग ही वहाँ पर आते हैं, वहाँ चांस कम है इसका होने का। तो इसके ज़्यादा जो खदशात होते हैं और माजी में भी जो होते रहे हैं वो बलूचिस्तान में हुए हैं और KP में हुए हैं। तो उस धांधली को रोकने के लिए हुकूमत ये इक़दाम कर रही है। अब देखना ये है कि क्या ये हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, ये एक अलहदा इशू है। लेकिन इससे ये है कि कम अज़ कम वो जो करोड़ों रुपए पैसे इसमें खर्च होते हैं वो कम अज़ कम नहीं होंगे। नहीं तो क्या शो ऑफ हैंड की सूरत में भी एक तो पार्टी के लोग हैं जो एफिलिएटेड हैं, एक तो चले उनका मामला तो तदारुक हो जाएगा, लेकिन दीगर जो पार्टी एफिलिएटेड नहीं है
तो क्या शो ऑफ हैंड से अगर उनकी कहीं से डीलिंग होती है, कहीं से बार्गेन हो जाती है, तो क्या इसका तदारुक मुमकिन हो पाएगा? नहीं, वो देखें, जब शो ऑफ हैंड होगा तो फिर तो सामने लोग वोट दे रहे होंगे, उनको कैमरे भी देख रहे होंगे, सब देखो, तो उसमें मुमकिन नहीं होगा कि मुस्लिम लीग नून का कोई आदमी जो है वो पीटीआई के आदमी को वोट दे, या पीटीआई का आदमी जो है वो मुस्लिम लीग नून को दे, या पीपल्स पार्टी को, तो ऐसा फिर मुमकिन नहीं हो सकेगा। तो शो ऑफ हैंड के ज़रिए तो बिल्कुल सामने आएंगे, क्योंकि अगर ये शो ऑफ हैंड हो जाती है और इसी किस्म का फिर आगे जो है जब वज़ीर आज़म का जब इलेक्शन हो या चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो या तारीख़ अदम एतमाद उन पर आए तो वो भी वहाँ हो जाए, तो फिर मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें शफाफ हो जाएंगी। आपको याद होगा चेयरमैन सादक संजरानी की दफ़ा जो है 60 से ज़्यादा लोग खड़े हुए थे, लेकिन जब वोट खुफिया बैलेटिंग हुई तो उसमें 14-15 लोग जो है वो गायब थे और वो अपोजिशन के साथ हाथ हो गया था। तो उसके बाद ये तो होना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत ये कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ये एक इशू है। अब इसी पर ही ये सवाल है कि हुकूमत कर पाएगी या नहीं, ये एक आईनी मामला भी है, इसको भी ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में गाइडलाइन मांगी गई है, हुकूमत ये चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन दे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि फाइनली तो मेरे ख्याल में खुद हुकूमत को ये तय करना है और उसमें बल्कि पार्लियामान को ये तय करना है कि अगर कोई ऐसी तरमीम की जाती है तो इस पर भी बात करते हैं। लेकिन हमें इस वक्त ज्वाइन किया है मारूफ माहिर कानून है जनाब इरफान कादिर साहब। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब वक्त देने का। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज काबीना में ये डिस्कस हुआ कि सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो एक तो शो ऑफ हैंड के जरिए करवाए जाएं, इस मामले को लेकर आप क्या समझते हैं? क्योंकि ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस इस पे मांगी गई हैं, आईनी तौर पर आप क्या देखते हैं, क्या मामला है? देखें, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल ही नहीं है, ये तो मामला इलेक्शन कमीशन के करने का है। और ये जो इलेक्शंस हैं वो तो गालिबन आर्टिकल 226 है, उसके तहत तो ये तमाम इलेक्शंस जो हैं दे आर टू बी हेल्ड बाय अ सीक्रेट बैलेट। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि शो ऑफ हैंड्स कहाँ से आ गया, क्योंकि सिर्फ वज़ीर आज़म का और चीफ मिनिस्टर का इंतखाब जो है वो सीक्रेट बैलेट से नहीं होगा, तो बाकी तो सारा सीक्रेट बैलेट से है। तो इरफान कादिर साहब, ये आर्टिकल 186 का भी हवाला दिया जा रहा है इसमें। 86 का इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। वो ये कह रहे हैं 186 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन ले रहे हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट कौन होता है गाइडलाइन देने वाला यहाँ पे? देखें, ये मामला इलेक्शन कमीशन का है, इलेक्शन कमीशन भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन करती है ना, तो ये तो गवर्नमेंट के करने का काम ही नहीं है। इरफान कादिर साहब, ये पाकिस्तान जो है वो एक आइन के तहत चलता है, तो क्या आइन में इस बात की गुंजाइश है इलेक्शन कमीशन के पास कि वो इसको तरीक़ाकार को तब्दील करे और शो ऑफ हैंड के जरिए कराए बगैर किसी आइनी तरमीम के? ना, इलेक्शन कमीशन ने तो ऐसी कोई चीज नहीं की जी। इलेक्शन कमीशन ने ऐसी कोई चीज ही नहीं की। नहीं सर, आइन में कोई गुंजाइश मौजूद है, वो कर सकते हैं ऐसा? नहीं, आइन में तो इलेक्शन कमीशन, हुकूमत, अदालत कोई भी आइन को वायलेट नहीं कर सकता। लेकिन तरमीम के मामले पर आप समझते हैं कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है जो आज डिस्कस हुआ और इस पे बात हो रही है? क्या तरमीम? कि आईनी तौर पर तरमीम कौन, हुकूमत करेगी, पार्लियामान करेगी? अगर हुकूमत कैसे कर सकती है आईनी तरमीम? आईनी तरमीम तो 2/3 से होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। इरफान कादिर साहब, आईनी इख्तियार है कि वो तरमीम करे। इरफान कादिर साहब, तरमीम करेगी तो सुप्रीम कोर्ट तो वायलेट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को। इरफान कादिर साहब, सुप्रीम कोर्ट आइन में तरमीम नहीं कर सकती, आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट करेगी, और पार्लियामेंट में इस वक्त जो सूरत हाल है वो लग नहीं रहा कि हुकूमत और अपोजिशन में कोई हमआहंगी पैदा हो, तो क्या कोई ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है इस पर? ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं तरमीम की जा सकती ना आइन में जी, या ये कोई ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता। तो इस हुकूमत कोई शो ऑफ हैंड बिल्कुल नहीं करा सकती, मतलब ये आइन के तहत ये बिल्कुल ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता। हुकूमत ने तो कराना ही नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन ने कराना है। और इलेक्शन कमीशन जो है बगैर गैर आईनी तो कोई काम नहीं कर सकता जी। ये हुकूमत कौन कह रहा है ये चीजें करने वाली है? मुझे समझ ही नहीं आ रही हुकूमत, ये मेरा ख्याल है खबर गलत है ये। अच्छा, आप समझते हैं ये खबर ही गलत है? ये वैसे जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने ये तजवीज़ दी है काबीना में, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी इसको डिस्कस किया शिबली फराज साहब ने। अटॉर्नी जनरल इतनी गलत तजवीज़ दे सकते हैं जी, चूंकि हुकूमती तर्जुमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े तौर पर ये कहा है कि हम ये सोच रहे हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन अटॉर्नी जनरल इतनी बड़ी यानी गलत एडवाइस तो नहीं कर सकते ना इस तरह।
शिबली फराज साहब ने कहा। बहरहाल बहुत शुक्रिया इरफान कादर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी अहम शख्सियत जिसका ताल्लुक हुकूमत से भी हो, उनसे भी बात हो जाए। अब इरफान कादर साहब तो फुली मतलब वो तो निगेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एक तो वो खबर पे शक का इजहार कर रहे हैं, मेरे ख्याल में खबर गलत नहीं है। शिबली फराज साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। देखिए मैं आपको अर्ज करूँ कि जो बात उन्होंने कही है ना, जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था, इरफान कादर साहब वो बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ना तो सुप्रीम कोर्ट आइन में तरमीम कर सकती है, ना तनहा हुकूमत कर सकती है, 2/3 अक्सरियत चाहिए जो उसके पास नहीं है। ठीक है, और जब तक 2/3 अक्सरियत इनके पास नहीं है, ये ऑर्डिनेंस से भी काम नहीं चल सकता। और इलेक्शन कमीशन को आइन के अंदर जो अख्तियारात दिए गए हैं वो उसी के तहत इलेक्शन कराएंगे, उसमें शो ऑफ हैंड हो नहीं सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट जाने का जो एक मेरे ख्याल में मशवरा है, शायद ये कोई इतना कारआमद नहीं हो सकता। और उन्होंने जैसे कहा इरफान कादर साहब ने कि अटॉर्नी जनरल ऐसा मशवरा नहीं दे सकते। और इसमें मुझे ये बताया गया है कि आज कैबिनेट की मीटिंग में 2-4 वज़रा, जिसमें फवाद चौधरी भी शामिल हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने के अमल की मुखालफत की है। उन्होंने कहा जी कि वहाँ ना जाया जाए। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये जब वहाँ जाएंगे तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इसको पहले ही शायद उस पर समात पे इसको उड़ा के रख देगी। सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई इजाज़त नहीं देगी कि इसका तरीक़ाकार ऐसा रखा जाए। बिल्कुल सही है। तरमीम का मामला ये है, ये एक आईनी राय हमारे पास आ गई है, टेक्निकली में बताया गया है। लेकिन ये भी आज काबीना में डिस्कस हुआ है, आपके इल्म में है कि अपोजिशन से बात की जाए। ये भी आज सामने रखा गया कि इस मामले पर अपोजिशन से बात की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इस मामले को लेकर अपोजिशन से बात करने में कोई हर्ज नहीं है, वो इसके लिए तैयार है। मगर अपोजिशन से जब भी कोई बात डिस्कस की जाती है तो वो पहले कहते हैं हमारे जो केसेस है वो निपटाए जाएं। तो जाहिर है देखिए मैं आपको अर्ज करूँ नकी साहब, मैं आपको अर्ज करूँ कि अब ये मुमकिन नहीं है कि अपोजिशन बात करे, मुज़ाकरात करे। अब सिवाय इसके, कल खुर्शीद शाह ने भी ये बात की, सिवाय इसके कि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो आसिफ जरदारी के पास जाएं या मरीम नवाज़ के पास जाएं या बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के पास खुद जाएं, ख़ुद उनसे बात करें तो कोई मामला बन सकता है। वरना मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत का कोई अपोजिशन साथ देगी। और कौमी असम्बली में हुकूमत के पास, सेनेट में तो वैसे ही नहीं है, कौमी असम्बली में हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। तो लिहाजा ये चैप्टर क्लोज़ हो गया कि हुकूमत में हुकूमत जो है इस अमल में नहीं बढ़ सकता, हुकूमत तरमीम नहीं कर सकती और सेनेट के इलेक्शन उसी तरह होंगे जैसे पहले होते रहे हैं। क्योंकि ये जो है कुछ हो सकता है कि हुकूमत के कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने ये मशवरा दिया हो कि जी आप सुप्रीम कोर्ट से रजू करें और सुप्रीम कोर्ट से राय ले लें। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन में तरमीम नहीं कर सकती, वो तशरीह ना उसके पास कोई आइन में तरमीम का हक़ है, ना मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इस किस्म की कोई तजवीज़ देगी। क्योंकि ये मुल्क में देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये जो पाकिस्तान को मुतहद रखा हुआ है 1973 के आइन ने रखा हुआ है, इस आइन को अगर छेड़ा गया या इसमें कोई ऐसी चीज़ें लाई गई जो गैरानी तरीके से लाई गई कहीं से, तो उससे फिर मसाइल बढ़ जाएंगे और वो मसाइल बढ़ेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि इरफान कादर साहब की बात सुनने के बाद तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। जो आप एक आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं, आर्टिकल 186 का, वो इरफान कादर साहब ये कह रहे हैं कि उसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से राय लेने का जो मामला है वो आर्टिकल 186 के तहत हम ले रहे हैं। हाँ। वैसे तो ये आर्टिकल 226 लेकिन इरफान कादर साहब कह रहे थे कि इस आर्टिकल का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं ये अर्ज करूँ कि ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। हुकूमत एक कोशिश कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हुकूमत को ये करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। मेरे ख्याल में इस पर फिर हम ये एक अहम मामला है, इस पर भी बात करते हैं और इस पर भी कोशिश करते हैं कि कोई दूसरी राय जो है वो भी सामने आ पाए। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे थे कि काबीना में आज सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो गुफ्तगू हुई, जो तजावीज़ सामने आई हैं, उस मामले को लेकर ज़ियातरीन साहब ब्रेक से पहले तो ये डिस्कस हुआ है कि टेक्निकल एक राय हमारे पास इरफान कादर साहब के सामने है कि मुमकिन नहीं है, लेकिन ये मुमकिन हो सकता है कि अब 2/3 मेजॉरिटी हो कि आइन में तरमीम का मामला फिर आ जाएगा ना, तो उसमें अपोजिशन से जो बात करने की आज तजवीज़ रखी गई है, क्या आप समझते हैं कि दूसरी जानिब ये इस पर तो बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात जो थे सेनेट इंतखाबात पर खुद पीपल्स पार्टी को और दीगर अपोजिशन जमातों को थे, तो क्या वो इस मामले पर आ सकते हैं कि बैठ कर इस मामले को यूँ हल किया जाए कि तमाम लोग इस पर मुत्तफ़िक़ हों? मैं आपको अर्ज़ करूं कि ब्रेक के दौरान मेरी बात हो रही थी एक साबिक़ सेक्रेटरी लॉ से और एक साबिक़ मिनिस्टर लॉ से। उन्होंने मुझे कहा ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है।
अच्छा, अब आपने जो बात की कि अपोजिशन जो है वो आ जाए, तो अपोजिशन क्यों आएगी? आप मुझे ये बताएं, क्या अपोजिशन के साथ जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किया, आपने पाकिस्तान की तारीख़ में कभी कोई ऐसा वज़ीर आज़म देखा जिसने अपोजिशन को मुंह पे हाथ फेर के कहा हो कि अब मैं देखता हूँ तुम आओ पाकिस्तान में तुम्हारा क्या हल करता हूँ? जब इस किस्म की आप गुफ्तगू करेंगे और प्राइम मिनिस्टर लेवल पे होगी और फिर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इसहाक डार लेवल पे जो जाके जवाब देना शुरू कर देंगे और हर बात का जवाब प्राइम मिनिस्टर ख़ुद देंगे, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि अब अपोजिशन मुज़ाकरात करेगी। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, अपोजिशन भी मुज़ाकरात करने के जो है वो जैसे खुर्शीद शाह ने कहा ना, एक वक्त होता है, तो अब वो वक्त गुजर गया है। अब मेरा नहीं ख्याल, चाहे इलेक्शन शफाफ हो ना हो, पैसे का इस्तेमाल हो ना हो, अपोजिशन किसी भी तरमीम पर हुकूमत का साथ नहीं देगी। ठीक है। और हुकूमत को उसी तरीक़ाकार के तहत, जो पहले तरीक़ाकार है उसी के तहत इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं जलाल सुल्तान सिकंदर साहब जो चेयरमैन हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के, वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो गैर आइनी हो या जिसकी आइन में गुंजाइश ना हो। वो आइनी तरीके से इलेक्शन कराएंगे जिस तरह के पहले होते रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर हुकूमत को सिवाय नाकामी के अलावा और कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट आइन में तरमीम नहीं कर सकती, आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामान कर सकती है, पार्लियामान में जहाँ आवाम के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, और उसके अलावा कोई जो है तरीक़ाकार नहीं है आइन में तरमीम करने का। ठीक है, यानी कोई रास्ता नहीं है, चाहे गाइडलाइंस ले भी ली जाए तब भी यही गाइडलाइंस आएंगी ना कि तरमीम के लिए आपको 2/3 चाहिए, आइनी तौर पर तो ये मामला सामने होगा। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सी बात है कि काबीना में बैठकर ये लोग किस किस्म की तजावीज़ हुकूमत को दे रहे हैं। आईनी माहिरीन गोश्त बदंदा हैं, वो अभी इरफान कादर साहब के आपने हैरत का इजहार देखा था कि किसने क्या तजवीज़ दे दी, क्या बात कर रहे हैं ये। तो ये सूरत हाल जहाँ तक पहुँची हुई है, और फिर वो तो यहाँ तक बोल रहे थे कि ये खबर ही गलत हो सकती है, यानी इस हद तक हैरत में थे। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जब इस हुकूमत की नाहलियों की दास्तान लिखी जाएगी ना, उसमें ये सारी बातें लिखी जाएंगी। मैं ये समझता हूँ कि मुझे समझ नहीं आती कि इस हुकूमत के पास बहुत बड़े आइनी अमूर के माहिर लोग बैठे हुए हैं, जिसमें डॉक्टर बाबा रहमान भी शामिल हैं और बेशफ़रोग़ नसीम साहब बैठे हुए हैं और कई ऐसे लोग हैं। अगर उनसे नहीं आप बाहर किसी से मशवरा कर लें, तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो अपनी मशावरत का अमल जो है वो बहुत कम करती जा रही है, और एक जो है बस इंतकामी रवैया उन्होंने रखा हुआ है, फ़लाँ को नहीं छोड़ेंगे, फ़लाँ चोर है, फ़लाँ डाकू है, फ़लाँ ये है। तो ये तरीक़ाकार बिल्कुल नहीं हो सकेगा। और ये जो हुकूमत ये सोच रही है कि मार्च की बजाय फरवरी में सेनेट इलेक्शन करा लें, ये भी नहीं होगा। आप देखिएगा, आप समझते हैं, मैं समझता हूँ बिल्कुल ये नहीं, तरमीम नहीं चाहिए नहीं। अब देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये जब होगा आप देखिएगा ये मामला कोर्ट में चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, वहाँ चैलेंज हो जाएगा और कोर्ट इसको उड़ा के रख देगी। ये अपने टाइम पर होगा, और हुकूमत जो कामयाबियाँ इस हवाले से हासिल करना चाहती हैं शायद वो नहीं मिलेंगी इनको। ठीक है। अच्छा, अब ये हुकूमती कामयाबियों का भी जिक्र किया और अपोजिशन की अभी बात की है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। आपके इल्म में है, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू भी की है और वो बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे इस्तीफ़े जो हैं वो एटम बम है और ये PDM ये तय करेगी इसकी हिकमत अली कि कब हमने ये चलाना है। तो इसका मतलब है जो हम पहले गुफ्तगू कर रहे थे इस्तीफ़ों के मामले को लेकर के अपोजिशन में दरार है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उससे पीछे हट रही है, तो आज ये मुलाकात और उसके बाद ये बयानात क्या इशारे दे रहे हैं, किस जानिब ये गामजन है? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी के अंदर जो है पार्टी में दो राय पाई जाती हैं। एक ये है कि इस्तीफ़े दिए जाएं, दूसरी है कि ना दिए जाएं। ठीक है। और वो आपको पता है चौधरी एतजाज़ अहसन जैसे लोग जो हैं वो इसके हक़ में हैं कि इस्तीफ़े ना दिए जाएँ। और लेकिन मैं ये समझता हूँ, कल भी हमने इस पर बात की कि सारी अपोजिशन जब रिज़ाइन कर देगी और पीपल्स पार्टी अगर नहीं करेगी तो पीपल्स पार्टी ख़ुद तन्हाई का शिकार हो जाएगी। इस बात का ख़ुद बिलावल भुट्टो जरदारी को भी एहसास है। तो अब वो ये देख रहे हैं कि अगर सारी अपोजिशन चली जाती है, 400 से कुछ ज़्यादा लोग हैं, तो ये जो हुकूमत के लोग कह रहे हैं नकी साहब कि हम ज़मीनी इलेक्शन करा लेंगे, ये इस्तीफ़े दे दें। और आज भी आपने वज़ीर दाखिला मोहतरम शेख रशीद साहब को ये सुना होगा, वो एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि जी किसी के बाप को फ़ोन चला जाएगा, किसी की फुफ्फी को फ़ोन चला जाएगा। ये इस तरह नहीं होता। सियासत इसका नाम नहीं है कि आप लोगों को गन पॉइंट पर जो है डरा धमका के और उनको अपनी बात मनवाएं। इसके बहुत तबाहकुन नताइज निकलते हैं। इसके
नताइज अच्छे नहीं निकलते कि आप लोगों को कहें कि फ़लाँ का फ़ोन फ़लाँ को चला जाएगा। ये आप आर्जी तौर पर तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसी आर्जी कामयाबियाँ जो हैं वो मुल्क की बुनियादें हिला के रख देती हैं। फ़ोन वाली बात तो वैसे गुज़िश्ता रोज़ आपने भी डिस्कस की है कि उस पर अगर बिलावल साहब को फ़ोन चला जाए और अगर वो इस पर वो करते हैं तो सूरत हाल जो है वो बदल भी सकती है। तो फिर फ़ोन का तो इस मुल्क में फ़ोन जो मैंने फ़ोन की बात की वो फ़ोन ये था कि अगर कोई पॉजिटिव तरीके से कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाना है तो स्टैब्लिशमेंट के फ़ोन जाते रहते हैं। स्टैब्लिशमेंट से दुनिया भर की सियासी पार्टियाँ अपनी स्टैब्लिशमेंट से राब्ते में होती है, लेकिन शेख रशीद साहब का जो स्टाइल था वो तो कोई धमकी अमेज़ था ना कि जी आपने सुना होगा उनको कि जो फ़ोन चला जाएगा और फ़ोन फुप्पी को चला जाएगा। क्या पीपल्स पार्टी के लोगों को क्या फ़ोनों से आप डरा रहे हैं? ये वो पीपल्स पार्टी है जिसके लोगों ने मौत को अपने गले लगाया है। पीपल्स पार्टी वो है जब शेख रशीद साहब जो हैं यहाँ पिंडी के मेयर बनने के चक्कर में हुआ करते थे ज़िया-उल हक के ज़माने में, और मेयर बिना बन सके, उस ज़माने में पीपल्स पार्टी के लोग कोड़े खा रहे थे, फांसियाँ कबूल कर रहे थे। तो कोड़े, फांसियाँ और तशद्दुद जो है वो अवाम को भुट्टो ख़ानदान से दूर नहीं कर सका, तो और बाकी क्या कर लेंगे? कि आप देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सीट पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बैठी थी और उसको पता था कि अंजाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज़्यादा भयानक हो सकता है। मोहतरमा शहीद हो गई। इसी तरह बिलावल भुट्टो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सीट पर बैठे हुए हैं, और एक ऐसा शख्स जो भुट्टो की सीट पर बैठा हो उसको पता होता है। ये फिर नहीं कहा जा सकता कि टेलीफोन आएगा और टेलीफोन पर हम ये कर देंगे। मैं समझता हूँ कि शेख रशीद साहब जो हैं वो इस हुकूमत के जो मुश्किलात हैं उनमें उनको बढ़ाने में उनका बड़ा किरदार है। वो ऐसी बातें कर देते हैं जिसके बाद अपोजिशन, जैसे उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पे बात कर दी थी, फिर वही हुआ ना। इसका मतलब है कहीं कुछ चीज़ें तय होती हैं, डिज़ाइन होता है। ये टेलीफोन वाली जो उन्होंने बात की, इसका मतलब है कि कहीं उनको बता दिया गया है ना कि टेलीफोन से काम चल जाएगा। अगर पॉलिटिकल पार्टियाँ टेलीफोनों पर माननी शुरू हो जाएँ और पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप जो है वो टेलीफोनों पर, फूफी को टेलीफोन चला जाए या बाप को टेलीफोन चला जाए और लीडर जो हैं वो सरेंडर हो जाएँ, तो फिर इसके तबाहकुन नताइज निकलते हैं। ठीक है, फिर अवाम खुद सड़कों पर आ जाते हैं, और जब आवाम लीडर लेस सड़कों पे आते हैं तो उस वक्त फिर हालात जो हैं वो कहीं और चले जाते हैं। अब इसी सतह पर ज़ाहिर है अवाम अब लीडर्स के साथ आ रहे हैं, जो आइंदा की हिकमत अमली है, लॉन्ग मार्च है, दीगर ऑप्शंस की बात की जा रही है। आज मियाँ शहबाज शरीफ से जो मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, और एक राय मुस्लिम लीग नून के अंदर भी दो आरा का चूँकि जिक्र किया जाता रहा, मफाहमत और जो मज़ाहमत की सियासत का मामला था, उसमें आज क्या कुछ अंदरूनी कहानी क्या है? क्या कुछ सामने आया, क्या कुछ सामने आएगा? देखें, बात यह है, पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून पर कोई पूरी तरह एतमाद नहीं है। ठीक है। उसकी वजह यह है कि जब मियाँ नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट गई तो उन्होंने, नवाब रसूलुल्लाह खान मरहूम ज़िंदा थे, उन्होंने मिलकर एक ARD का इत्तेहाद बनाया जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग को जमा किया गया। फिर वो इत्तेहाद बन के अभी स्ट्रगल शुरू हुई थी। बेगम कलसूम नवाज साहबा लाहौर में 8 घंटे तक गाड़ी में बैठे नहीं, जिसको क्रेन से उठा लिया गया था, और वो स्ट्रगल थोड़ी सी शुरू हुई। फिर अचानक उन्होंने मुआहदा किया और वो सऊदी अरब चले गए, और पीपल्स पार्टी की किसी लीडरशिप को पता नहीं था, वो जनरल मुशर्रफ से मामला तय करके चले गए। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी जब आई, यहाँ पाकिस्तान में आई, मोहतरमा उनको ले के आई, मोहतरमा ने मामला तय किए, फिर नवाज शरीफ साहब की भी वापसी हुई। फिर उसके बाद आपको याद होगा पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी तो मेमो गेट पर मियाँ नवाज शरीफ काला कोट पहन के चले गए थे, जो अब वो मानते हैं उनकी गलती थी, लेकिन उनका वहाँ जाने से पीपल्स पार्टी को बहुत नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ है। तो पीपल्स पार्टी, अब ये सारी बात मैंने इसलिए सुनाई है कि पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता रात जो है पीपल्स पार्टी के लोगों के दरमियान 2 दिन से ये बातचीत जारी थी कि ऐसा ना हो कि मरीम नवाज़ हाइप दें, ज़्यादा ऊपर मामला तो करें और शहबाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट से मामला तय कर लें। पहले आप उनसे भी मिल लें, एक तो उनकी वालदा का इजहार तअसीद कर लें, दूसरा उनसे पूछ लें। ऐसा ना हो कि सारी लड़ाई जैसे जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, ये तो चले गए थे शरीफ ख़ानदान, तो सारी लड़ाई पीपल्स पार्टी के गले में पड़ गई थी। तो अब ऐसा ना हो कि फिर इनके कोई मामला हो जाएं। तो मैं समझता हूँ इसी हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनसे बात की, उनसे डिस्कस की। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जाने वाले पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों में से एक ने मुझे बताया कि हमने शहबाज शरीफ को ये बताया कि भाई अगर इस्तीफ़े देने हैं, क्या आप इस पर क्या कहते हैं, और क्या ऐसा ना हो कि आपकी पार्टी में, देखें जब बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहेंगे तो पीपल्स पार्टी वाले तो इस्तीफ़े जमा करा देंगे, लेकिन ऐसा ना हो, क्योंकि मेरे ज़ाती इल्म में है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग जो हैं वो इस पर काम कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के लोगों को रोका जाए इस्तीफ़े देने से। ठीक है जी, ठीक है। तो वो इस बात पर ये बात उनसे आज डिस्कस करने गए हैं। मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ शामिल एक शख्स ने बताया, पार्टी के लीडर ने, कि ये बातें वहाँ हमने डिस्कस की हैं उनसे
कि ऐसा ना हो कि फिर ये ना हो कि हमारे पल्ले ही कुछ ना रहे, हम सिंध गवर्नमेंट भी कुर्बान कर दें। तो उन्होंने ये कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का, मैंने उनसे सवाल ये पूछा कि क्या वजह कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब मियाँ शहबाज शरीफ को मिलकर वापस आए हैं तो उनके लहजे में तलखी ज़्यादा थी, आपने भी महसूस की होगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो चीज़ें हम बातचीत करना चाहते थे शहबाज शरीफ से वो तकरीबन हमारी मामला तय हो गए हैं और अब जो है ये पीपल्स पार्टी इस्तीफे भी देने के लिए तैयार होगी, लेकिन ये मामला पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में डिस्कस ज़रूर होगा। अभी सीईसी वाला मामला सीईसी होगा। और वो बता रहे थे कि 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की बरसी के मौका पर ही सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को बुलाया गया, जो 26 तारीख को उनका शायद इजलास होगा। तो या 27 की सुबह हो जाएगा। तो उस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के इजलास में जो होता तो बीबी की बरसी के हवाले से है, बीबी को याद करने के हवाले से है, लेकिन वो उसमें ये इशू डिस्कस होगा और उसमें कोई फाइनल होगा तो फिर बता दिया जाएगा कि क्या सीईसी ने कहा है और हम फैसले में इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जो आप तेवर कह सकते हैं या उनके अंदाज़े बयां कह सकते हैं, वो बहुत बदला हुआ था और जिससे लग रहा था कि जैसे कल उन्होंने जलसे में भी कहा है कि टेलीफोन जलसे में भी उन्होंने कहा कि टेलीफोन ना कीजिए, अब टेलीफोनों का वक्त गुजर गया। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे ना कि उनको टेलीफोन आते हैं तो वो फिर खुश हो जाते हैं टेलीफोन। तो उनको ये एहसास हो गया है कि टेलीफोनों से नहीं, जब तक हम आवाम से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आवाम के मसाइल के हल का हम फार्मूला नहीं देंगे, ये टेलीफोनों से आप हुकूमतें तो हासिल कर सकते हैं, एक मरहत तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन आवाम के दिलों में मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते। मेरे ख्याल में उनको ये एहसास हो गया है। तो अब शायद ये सारे हो सकता है कि अगले जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इनकी पीपल्स पार्टी की हो तो उसमें ये मामला तय कर लिया जाए कि रिजाइन देने। लेकिन नून लीग का क्या, आज जावेद लतीफ़ साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी भी बड़ी खबरें चल रही हैं कि 4-6 मेंबर जो हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं। तो इस किस्म की हवा जो है वो इस वक्त चल पड़ी है मुस्लिम लीग नून के हवाले से, और उसका एक माजी भी है, एक रिकॉर्ड भी मौजूद है। अगर उधर से कोई दरार पड़ जाती है तो क्या फिर ये प्लेटफॉर्म से ये शद्दोमद रहेगी? देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग नून जब मियाँ नवाज शरीफ चले गए थे तो एक मुस्लिम लीग काफ आ गई थी सामने, जिसमें चौधरी बिरादरान थे, सारा कुछ थे। लेकिन आप ये देखें कि जो लोग उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे और जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ का साथ दिया, बाद में मियाँ नवाज शरीफ ने उन्हीं को आके वोट दिया और वो लोग जीते और भारी अक्सरियत से जीते। इसी तरह जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हुकूमत ख़त्म हो गई, उनको फांसी दे दी गई, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो टॉप लीडर्स थे, चंद एक को छोड़ के वो सारे के सारे ज़िया-उल-हक के साथ चले गए थे। लेकिन जब 10 अप्रैल 1986 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लाहौर आई तो पूरा पाकिस्तान उस जैसा आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई जलसा नहीं हुआ, कोई इस्तकबाल नहीं हुआ जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का हुआ था। फिर 88 में देखा आपने कि लोग जीते, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर नून लीग वाले चंद लोग चले जाएंगे तो वो फिर तारीख का हिस्सा बन जाएंगे, उनको तारीख में फिर कोई याद नहीं रखेगा। ठीक है, अब अगर कोई ऐसा मुमकिनात में होता भी है, लेकिन वो चंद लोग होंगे, इस हवाले से भी बात की जा रही है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी आज बोल पड़े हैं और उन्होंने PTM के हवाले से बयान दे दिया। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। 13 दिसंबर को जो जलसा हुआ PTM का, उसके बाद हुकूमती सतह पे, हुकूमती ऐवानों में मुशीर और मुआवरीन की पूरी जमात और ख़ुद वज़ीर आज़म ने PTM के हवाले से बयानात दिए हैं। आज काबीना में भी डिस्कस हुआ, गुज़िश्ता रोज़ तर्जुमानों का इजलास हुआ। लेकिन एक शख्सियत थी, ज़ाहिर है अहम शख्सियत है, सियासतदान है मारूफ, और इस वक्त मुल्क के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके बयान का इंतज़ार किया जा रहा था क्योंकि वो एक शख्सियत रह गए थे हुकूमत के जिनका बयान इस मौजू पर आना बाकी था। तो आज उन्होंने भी गुफ्तगू कर दी है। सजाद तरीन साहब, आपके इल्म में है शाह महमूद कुरैशी साहब मुल्तानी मखदूम, आपके और हमारे हरदिल अजीज़ जो हैं, उन्होंने ये बयान दे दिया है कि एक तो उन्होंने ये कहा कि हम मुस्तरद करते हैं, इनकी डेडलाइंस को मुस्तरद करते हैं, ये इनका गैर जमहूरी मुतालबा जो है वो इन्होंने किया है। लेकिन साथ वो ये बात कर रहे हैं कि ज़ाती एजेंडे से हट जाएं और इस मौका पर मुज़ाकरात की मेज़ पर आप आ जाएं। तो क्या ये इसको हमको इन्विटेशन समझें? शाह महमूद कुरैशी साहब, आपको पता है पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, उसमें वज़ीर ख़ारजा थे। तो जब इनको वजारत ख़ारजा से हटा दिया गया और इनको वाटर एंड पावर का मिनिस्टर का कहा कि आपको ओहदा देते हैं, तो ये नहीं आए थे हलफ उठाने। तो मैंने उनसे पूछा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से एक दफ़ा कि गिलानी साहब आखिर क्या वजह थी, यूसुफ उनके तो काम बहुत अच्छा जा रहा था। उन्होंने कहा वजारत ख़ारजा का इनको कुछ इल्म नहीं है, कुछ तजर्बा नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने कहा इतना अरसा काम करने के बावजूद ये वज़ीर ज़राअत के तौर पर अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, वाटर एंड पावर के तौर पर अच्छी कर सकते हैं, ये वज़ीर ख़ारजा के
तौर पर काम नहीं कर सकते। और बाद में आपको पता है हिना रब्बानी खार रही तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अभी भी आपने देख लिया होगा कि इनकी अपनी वजारत ख़ारजा की जो परफॉर्मेंस है वो कश्मीर पर आपने देख ली होगी कि क्या है। और उसके बाद जो दुनिया भर में जो हुआ, सऊदी अरब के साथ हमारा जो ताल्लुक़ ख़राब हुआ और फिर बाकी अरब ममालिक के साथ जो हुआ, वो इनकी कारकर्दगी आपके सामने, बल्कि इनके बयान पे ही वो तनाज़ा सामने आया हुआ। ये अपनी बदकिस्मती ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो लोग मिले हैं वो अपनी अपनी वजारतों में काम नहीं कर रहे। वो और बात और अपोजिशन को बुरा भला कहना और अपोजिशन पे तनकीद करना, उनमें आप शाह महमूद कुरैशी साहब को देख लें, वजारत ख़ारजा की कारकर्दगी और उनके बयानात देख लें। जो आज आपने कहा कि PDM पे आखिरी आदमी रह गया था, उसने भी दे दिया। अच्छा जी, मुराद सईद साहब को देख लें, उनकी अपनी वजारत की सूरत हाल देख लें, वहाँ करप्शन देख लें, वो कितनी मरतबा हमने कहा, उनकी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंसें देख लें अपोजिशन के बारे में। तो सारी हुकूमत जो है वो जमा होकर, दोस्त को भूल गए तरीन साहब, शेख रशीद साहब भी वो वजीर रेलवे भी उनकी कारकर्दगी देख लें क्या थी, और अब वजीर दाखिला बन के भी उनकी कारकर्दगी क्या थी। पिंडी से ताल्लुक था वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का, पता था कि कोई वजीर दाखिला आ रहा है। एक तो जो बात कहते थे उस पर डट जाते थे, और दूसरी बात यह है कि वो ये बातें इस तरह नहीं करते थे जैसे शेख रशीद साहब डट जाते हैं। जो बात ये मुसलसल वही बात, ये टेलीफोनों की बात, ये टेलीफोनों की बात करते हैं, ये बताते हैं कि गेट नंबर 4 पे फलां बंदा बैठा हुआ था और फलां मुलाकात के लिए गया था तो मैं गाड़ी में बैठा हुआ था। ये इस लेवल पे बातें नहीं होती। और बदकिस्मती ये है कि ये सारे वज़ीर जो हैं ये अपना काम करने के बजाय ये अपोजिशन के पीछे लगे हुए हैं। अब जो आपने बात की कि वज़ीर आज़म से लेके सारी पंजाब गवर्नमेंट भी और सारे वज़ीर भी और शाह महमूद कुरैशी साहब भी ये बात कर रहे हैं, अगर उनका जलसा नाकाम था, अगर वो अवाम ने उनको नहीं पूछा, अगर अवाम उनके जलसे में नहीं आई, तो यार ये पिछले 3 दिन से ये जो सारे वज़ीर और काबीना में ये जो कुछ हो रहा है, ये किस बात का खौफ है? ये इनका खौफ बता रहा है, ये इनका खौफ बता रहा है। इन वज़ीरों, इन मुशीरों की बातें बता रही हैं कि ये अपोजिशन का जो एजेंडा है, अपोजिशन के जो मुतालबात हैं और अपोजिशन का जो प्रोग्राम है, उनसे ये खौफज़दा हैं। ठीक है, अगर ये खौफज़दा नहीं है तो इनको क्या जरूरत है ये सारी? पहले दिन तो प्राइम मिनिस्टर ने जारी कर दी ना, वो बयान सामने आ गया, कुत्तों के साथ खेलते हुए अपनी तस्वीरें और उनको खाना खिलाते हुए तस्वीरें जारी कर दी ना। फिर इतनी परेशान और इतना डिप्रेशन और इतनी ये सारी चीज़ें लेने की क्या ज़रूरत है? एक बात जो आपने शाह महमूद कुरैशी साहब की बात की, देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो कहते हैं ना कि टेबल पे आए, मेज़ पर आए और मौक़िफ़ रखें, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन मशरूत ज़ाती एजेंडा ना हो साथ हो, ये बात मैं ये समझता हूं कि ज़ाती या गैर ज़ाती की बात ही अब नहीं रही। अब अपोजिशन जो है उनको ये पता है कि हुकूमत जो है वो अब पहली वाली हुकूमत को हमायत हासिल नहीं है, उन लोगों की जो हुकूमत बनाने गिराने में बड़ा रोल करते हैं, अब वो पहले की तरह हुकूमत के साथ मौजूद नहीं है। अच्छा, अपोजिशन जो है ये इतना प्रेशर जो डालने जा रही है, उनको सारी चीज़ों की अब समझ आ गई है। और अब मैं नहीं समझता कि उनके साथ मुज़ाकरात कोई करेगा या मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेंगे। हाँ, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं, कौन करा सकता है? वो इस्टेब्लिशमेंट करा सकती है। माजी में भी इस्टेब्लिशमेंट सामने आती रही है और अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मामला तय कराती रही है। अब भी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुज़ाकरात करा सकती है, लेकिन वो मुज़ाकरात अपोजिशन इस बात पे नहीं करेगी। नकी साहब, ये मेरे अल्फाज आपने नोट कर लेने हैं, फिर आपने प्रोग्राम में दिखाने भी हैं। अपोजिशन इस बात पे अब मुज़ाकरात नहीं करेगी कि सेनेट के इलेक्शन को शफाफ बनाना है, नैब के कवानीन में तरमीम कर देते हैं, अपोजिशन इस पे नहीं मानेगी। अपोजिशन अब सिर्फ मुज़ाकरात करेगी कि मुल्क में नया इलेक्शन कराए जाएँ, इसके अलावा अपोजिशन कोई नहीं मानेगी। और दूसरी बात, जो शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि जनाब ये ज़ाती एजेंडे से हट के बातें ना करें और ये जो कुछ कर रहे हैं अपना मौका बयान और गैर जमहूरी बातें ना करें। और इस देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि आज सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का ऐलान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बतौर लीडर अपोजिशन जब धरना दे रहे थे, नहीं कहा कि ये बिल मैं जला रहा हूँ, मैं भी बिल और बिजली के बिल ना दें। क्या फिर उन्होंने बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है उनको ये नहीं कहा कि पैसे आप हुंडी के ज़रिए भेजें, बैंकों के ज़रिए ना भेजें? सारे यही बात, यही क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हो गई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ऐसी बातें नहीं की, सिविल नाफरमानी की बातें नहीं की, मोहतरमा शहीद हो गई, पाकिस्तान ना खपे के नारे सिंध में लगने शुरू हो गए। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने उस वक्त कहा कि बाबा पाकिस्तान खपे। ठीक है जी, तो मैं ये समझता हूँ ये होता है लीडरशिप के अंदर मुल्क के जो मफादात के मामलात हैं, आप जब अपोजिशन में थे और जब डी चौक में आप ख्वाब बेच रहे थे करोड़ों नौकरियों और लाखों घर बनाने के, उस वक्त आप सिविल नाफरमानी की तारीख भी चलाने का कह रहे थे। अभी तक PDM के लोगों ने कोई ऐसी बात नहीं की।
और मैं ये समझता हूँ कि महमूद खान अचकज़ई ने जो बात की उस पर बहुत तनकीद हुई, उन्होंने शायद माजरत भी कर ली है। महमूद खान अचकज़ई का तो इतना इशू नहीं है, जो उन्होंने कराची में जो उन्होंने बात की, या उन्होंने जो गुजरांवाले में बात की, या जो उन्होंने लाहौर में बात की, मैं ये समझता हूँ अगर वो जो बातें कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप उनको गद्दार करार दें और कहें जी गद्दार हैं, उनका बाप गद्दार था, उनका दादा गद्दार था, वो सारी बातें आप सर्टिफिकेट बांटते रहे, लेकिन जो नकात वो उठाते हैं उन नकात का हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े अहम लोग बैठे हुए हैं, वो तारीख़ी हवालों से जवाब दें कि पंजाब में कितने लोग हैं जिन्होंने शहादतें पाई, कितने लोग हैं जो जिन्होंने अपनी जानें दी। 65 में हमारे पंजाब के और लाहौर के लोगों ने किस तरह टैंकों के नीचे लेटे, उनकी क्या कुर्बानियाँ हैं। ये एक संजीदा जवाब होना चाहिए, बजाय इसके कि आप कहें जी अब एक मिनिस्टर साहब ये भी कहते हैं कि जी उनका जैसे मोहसिन दावड़ साहब का आपने बलूचिस्तान दाखिले पर पाबंदी है, उनका पंजाब पे लगाए जाए। देखें, अगर आप छोटे लीडरों को, छोटे सूबे के लीडरों को पंजाब में नहीं आने देंगे तो नकी साहब आप यकीन माने कि घर में 4 या 5 भाई होते हैं, जिस भाई के साथ बाप का रवैया ठीक नहीं होता वो भाई घर छोड़ जाता है, वो उनके साथ भाइयों के साथ रहने वाला पैदा होने वाला बच्चा होता है, लेकिन वो घर छोड़ जाता है बाप के रवैये के ख़िलाफ़। तो छोटे सूबे के लोगों को हमने अपने सीने से लगा के रखना है, छोटे सूबे के लोगों को अपने साथ लेके चलना है। अगर वो कोई बात करते भी हैं, कोई ऐसी बात करते भी हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि उनसे डायलॉग करना चाहिए, उसका मौसर अंदाज में जवाब देना चाहिए, उनको गालियाँ और गद्दार नहीं कहना चाहिए, इससे मसाइल बढ़ेंगे। नस्ल दर नस्ल पे नहीं जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब हम 2020 में बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि हमें गद्दारी के सर्टिफिकेट अब तकसीम नहीं करना चाहिए। इस मुल्क में कोई गद्दार नहीं है, सब मुहब्बे वतन है। इख्तलाफ राय मौजूद हो सकता है, इख्तलाफ राय कोई कर सकता है, उससे बैठ के बातचीत की जा सकती है, लेकिन खुदारा ऐसे ना किया जाए, छोटे सूबों में ये ना किया जाए कि फ़लाँ का दाखिला बंद कर दिया जाए, फ़लाँ का दाखिला बंद कर दिया। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो मुल्क में फिर ऐसी मसाइल पैदा हो जाते हैं कि जिनको फिर कोई हल नहीं कर सकता और उसके तबाहकुन नताइज निकलते हैं। चले, ये तो आपने जैसे बताया, कुरैशी साहब भी ये अपनी उन्होंने भी चूँकि रह गए थे, तो जाहिर है मेरे ख्याल में PTI के तमाम लोगों का ये फ़र्ज़ है कि वो जवाब दें, तो ये रह गए थे, कहीं उन्होंने कहा गैर हाज़िरी ना हो जाए, तो उन्होंने भी बयान दे दिया, ये तो अपनी जगह पर है। लेकिन आने वाले हालात का जैसे अभी आपने हवाला दिया है, एक जानिब तो ये मामला है, PDM भी ये बात कर रही है, मरीम नवाज़ साहब अभी स्टेज पर आके बात करती हैं, जलसों से बात करती हैं, वो भी अपने ज़ाती केसेस के हवाले से। किसी हद तक बिलावल साहब ने महंगाई पे बात की है, मौजूदा हालात पे बात की है, आम आदमी पे बात की है, तो मेरे ख्याल में PDM का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आम आदमी की बात करे। आपके इल्म में है कि वो हमने गुज़िश्ता रोज़ भी उस पर बात नहीं की, हमारे इल्म में थी वो स्टोरी, आज भी आपको पता है, वो सुप्रीम कोर्ट वाला जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का मामला था और उस पर जो रिपोर्ट पब्लिक करने की बात की गई है, उसमें कौन कौन मुलविस था, खुद उसके ज़िली इदारे जो हैं वो उसमें मुलविस नज़र आए हैं, और उनकी कोताही और गफलत से भी बड़ा बल्कि वो जुर्म है उनका, जिसकी वजह से ये कीमतें। अब फिर ये खबर भी सामने आई है कि आइंदा रोज़ तक यानी 16 दिसंबर या उसके बाद 7 रुपये फ़ी लीटर तक पेट्रोलियम मसनूआत में भी इजाफा होने जा रहा है। बिजली की कीमत में 1 रुपया कुछ पैसे इजाफा कर दिया गया है 1 महीने के लिए, तो इस पर कोई बात नहीं हो रही। ये वो सारी बातें हैं जो आम आदमी को PDM के जलसों पर शिरकत करने पर मजबूर कर रही हैं। ये वो बातें हैं, ये वो मसाइल हैं, हुकूमत इन मसाइल को हल नहीं कर पा रही। ये जो आपने पेट्रोलियम की दी, कल हमारे पास टाइम नहीं था, बहुत हमने इस पर तैयारी की हुई थी। मैं ये समझता हूँ कि ये पेट्रोलियम वाला जो स्कैंडल है, इस पर इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। आटे का जो स्कैंडल हुआ है उस पर गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए। जो चीनी का स्कैंडल हुआ है, ठीक है जी, वो शुगर किंग है जनाब जहांगीर तरीन साहब, उनके बारे वो अभी आ गए हैं ना, आज़ाद घूम रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, कौन पूछने वाला है उनको। तो ये मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहते रहे हैं कि माफिया की हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बारे में, ये माफियाज बैठे हुए हैं। आप यकीन माने कि इस हुकूमत में जितने लोगों ने फ़ायदे उठाए हैं, आपको याद होगा इनके एक मिनिस्टर थे आमिर कियानी साहब, दवाइयों की कीमतों में इजाफा हुआ, उनको हटा दिया गया, लेकिन किसी आज तक वो दवाइयों की कीमतें जो हैं वो वापस नहीं आई। किसी ने आज तक ये वो स्कैंडल की इंक्वायरी नहीं की, किसी ने उनको गिरफ्तार नहीं किया, किसी ने उनको पूछा नहीं है। इसी तरह चाइना बाद में जो है चीनी का जो स्कैंडल हुआ, आटे का स्कैंडल हुआ, बाकी जो चीज़ों का स्कैंडल हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे स्कैंडल की इंक्वायरी होनी चाहिए। रिपोर्ट्स तो आ गई है ना सर, कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई। अब ये वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि ये पब्लिक करेंगे, कोर्ट ने भी अहकामात जारी किए हैं, पब्लिक भी हो गई। सवाल तो ये है ना कि उस पर अमल दरामद कब होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। ये यकीनी तौर पर आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। देखिए नैब जो है ना, नैब वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब कर रही है,
और नैब हुकूमत के किसी बंदे पे हाथ नहीं डाल रही। आपको याद होगा चेयरमैन नैब ने एक दफ़ा कहा था कि अगर हम हाथ डालेंगे तो हुकूमत गिर जाएगी। फिर अगर हुकूमत बचाना है तो फिर एहतसाब कैसा बसा पोजीशन को रगड़ा लगाना है, रगड़ा लगाता जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूँ, अगर जो वन वे आप एहतसाब होता है, ये माजी में भी मैंने देखे हैं बहुत सारे एहतसाब। सैफुर रहमान साहब एक एहतसाब कर रहे थे, अयूब खान के ज़माने से एहतसाब चल रहे हैं मुख्तलिफ उसके। तो मैं ये समझता हूँ कि मुख्तलिफ शक्लों में एहतसाब जारी हैं ये सियासतदानों के एहतसाब, और लेकिन इनके नताइज अच्छे नहीं निकले। माजी में भी अच्छे नहीं निकले, अब भी अच्छे नहीं निकलेंगे। आप जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो बैठ कर तय की जाए, मुज़ाकरात किए जाएँ और मामलात को आगे बढ़ाया जाए। अगर मैं समझता हूँ, देखें अपोजिशन के पास तो अब खोने के लिए कुछ नहीं है, अब वो रेडी हो गए ना। सिंध गवर्नमेंट को भी बिलावल कह रहे हैं कि हम कुर्बान कर देंगे। तो बात यह है कि नुकसान इसमें मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का होगा और जमहूरियत को नुकसान ना हो। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि मुज़ाकरात जो करने हैं उसका माहौल बनाया जाए, और बजाय ये जो इनके तर्जमान हैं जो काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकते, बहुत सारे तर्जमान ऐसे हैं जो काउंसलर पे जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर और मीडिया पे सामने पे आए हैं, उन लोगों को रोका जाए बयानात देने से, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद बात करें। उस पर तो कोर्ट उनको मना कर चुकी है कि इजलासों में भी शिरकत ना करें। जी, वो खुद जो है वो अपोजिशन के बड़े लीडर से बात करें, बुजुर्गों से बात करें और मामलात को आगे बढ़ाएं। वरना आप यकीन मानें कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये मसाइल पैदा करेगा। अवाम बहुत मुश्किलात का शिकार है। मैं रोज़ अपने प्रोग्राम में ये कहता हूँ, मैं जब प्रोग्राम के लिए आ रहा होता हूँ मुझे लोग कहते हैं जी अंडों का रेट देखें क्या हो गया, आटे का रेट देखें, चीनी का रेट देखें, घी का रेट बम गिरता है, पेट्रोल अगर हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज की कीमतें बढ़ जाती हैं, हर चीज की कीमतें बढ़ जाती हैं। और 7 रुपए फी लीटर, सर ये कितना बड़ा जुल्म होने जा रहा है अगर ये ऐसा हो जाता है। वैसे उसको रोकने के लिए हुकूमत के पास कोई इकदाम नहीं है। हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए और पीडीएम को अपना काम करते देना चाहिए, लेकिन महंगाई कम अज कम कंट्रोल करे। जी ठीक है, पीडीएम को अपना काम करने दिया जाए, वो जो कर रहे हैं वो सियासत कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत का बुनियादी काम आवाम को सहूलियात फराहम करना है, महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ये एक बुनियादी मामला है। एतजाज़ दकी और सजातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।